नमस्कार दोस्तों, आज मैं पॉलिटी का पूरा एक चैप्टर कंप्लीट करूंगा। संसदीय संसदीय शासन मतलब कार्यपालिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आज इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। ये पूरा जो 2 से 3 घंटा लगेगा मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है कार्यपालिका। कार्यपालिका, देखो आपको पता है ना कि हमारा ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट में कौन कौन आते हैं। ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट में हमारा 3 बॉडी आता है। एक तो आता है विधायिका, एक आता है विधायिका, एक आती है कार्यपालिका और एक आती है कार्यपालिका और एक आती है न्यायपालिका। ठीक है, क्योंकि हमारा जो गवर्नमेंट है ना वो संसदीय शासन व्यवस्था है। संसदीय, देखो हमारा जो सरकार है ना वो संसदीय सरकार है। संसदीय सरकार में क्या होती है ना, यहाँ पे 3 तरह का ऑर्गन है। एक है विधायिका, एक है कार्यपालिका और एक है न्यायपालिका। विधायिका क्या करती है? विधायिका जो होती है वो कानून का निर्माण करती है। कानून का निर्माण करती है। कानून का निर्माण करती है, ठीक है। और कार्यपालिका जो है वो कानून के अनुसार जो भी कानून बन गया है उसको एग्जीक्यूटिव करती है। और न्यायपालिका जो है वो दोनों को देखती है। विधायिका को भी देखती है और कार्यपालिका को भी देखती है। अगर मान लो कोई विधायिका ऐसा है जो कानून ऐसा बना है जो संविधान के विरोध कर रहा हो या संविधान के खिलाफ हो, तो न्यायपालिका क्या करेगा? एक्शन ले लेगा। इसी तरीका से कार्यपालिका में भी यही है। कार्यपालिका मान लो संविधान के अनुसार वो नहीं चल पा रहा हो तो क्या होगा? वो भी न्यायपालिका एक्शन ले लेगा। तो हमारे ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट में 3 ऐसे बॉडी है जिसका काफी इंपॉर्टेंट रोल रखता है। समझ रहे हो ना? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यहाँ तक क्लियर है? समझ रहे हो ना? विधायिका जो होती है वो कानून का निर्माण करती है, कार्यपालिका कानून के अनुसार चलती है और इसका न्यायपालिका इसकी रक्षा करती है। संविधान का रक्षा करती है और कार्यपालिका का भी रक्षा करती है। देखो विधायिका और कार्यपालिका जो है ना वो एक दूसरे से लिंक है। ये स्वतंत्र नहीं है, एक दूसरे से लिंक है। लेकिन हमारे संविधान में या संसदीय शासन व्यवस्था में आप देखोगे तो न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है। ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ये फ्री बॉडी है। लेकिन कार्यपालिका और विधायिका जो है वो स्वतंत्र नहीं है। लेकिन जब आप यूएससी की बात करोगे प्रेसिडेंशियली रूल में, तो इसमें ऐसा नहीं होता। वहाँ विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र होती है वहाँ पे। तो इस तरह से हमारे शासन व्यवस्था चलती है। तो आपको समझ में हो गया ऑर्गन ऑफ बॉडी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गन ऑफ बॉडी का यही पार्ट, कार्यपालिका, ठीक है। बहुत अच्छा से पढ़ेंगे, समझ के आज खत्म कर देंगे क्योंकि समय बहुत कम बचा है। देखो कार्यपालिका जो है ना, कार्यपालिका हम लोग 2 तरीका से पढ़ते हैं। एक होती है संघ की कार्यपालिका, जिसको हम लोग संसद बोल सकते हो या केंद्र बोल सकते हो, सीधा संसद बोल सकते हो। संसद में जो होती है ना संघ की कार्यपालिका। और एक होती है राज्य की कार्यपालिका। देखो संघ की कार्यपालिका में हम लोग राष्ट्रपति को इंक्लूड करते हैं, उपराष्ट्रपति को इंक्लूड करते हैं, महान्यवादी को इंक्लूड किया जाता है और मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री को इंक्लूड किया जाता है। ये संघ की कार्यपालिका है। तो जब राज्य की कार्यपालिका की बात आती है तो राज्यपाल की बात किया जाता है, मुख्यमंत्री की बात किया जाता है, मंत्रिपरिषद की बात किया जाता है और महाधिवक्ता की बात किया जाता है। देखो जो संघ की कार्यपालिका है ना वो भाग 5 में है, भाग 5 में है। और जो राज्य की कार्यपालिका है वो है भाग 6 में। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। आगे डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। देखो अभी तक हम लोगों ने क्या समझा? अभी तक हम लोगों ने समझा कि ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट में 3 बॉडी होती है। एक होती है विधायिका,
एक होती है कार्यपालिका और एक होती है न्यायपालिका। विधायिका क्या करती है, कानून का निर्माण करती है, और कार्यपालिका जो होती है वो कानून के जो निर्माण किया गया है उसको एग्जीक्यूट करती है, एकजुट करती है, ठीक है, मतलब कार्यपालिका करती है। और जो न्यायपालिका होती है वो कार्यपालिका को भी इंटरफेयर कर सकती है और ये विधायिका को भी इंटरफेयर कर सकती है। मान लो कोई ऐसा कानून है जो संविधान के विरोध हो तो न्यायपालिका एक्शन ले लेगा। कोई ऐसा कार्यपालिका है जो संविधान के अनुसार नहीं चल रहा हो तो भी क्या करेगा, वो संविधान न्यायपालिका एक्शन ले लेगा। देखो विधायिका और कार्यपालिका जो होती है वो हमारे संविधान में आप देखोगे तो एक दूसरे से लिंक है, एक दूसरे से आप लिंक देखोगे, एक दूसरे से ये लिंक है, मतलब एक दूसरे से ये लिंक है संसदीय शासन व्यवस्था में। लेकिन हमारा हमारा जो न्यायपालिका है ना वो स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, इतना जान लो। और संसदीय सरकार की व्यवस्था में आप देखोगे तो संघ की कार्यपालिका में ये भाग 5 में है। इसमें राष्ट्रपति जी महोदय जी आते हैं, उपराष्ट्रपति महोदय जी आते हैं, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद आता है, महानिवादी आता है। और राज्य की कार्यपालिका में इसमें राज्यपाल जी आते हैं, मुख्यमंत्री जी आते हैं और उसका मंत्रिपरिषद आता है और महाधिवक्ता आता है। ये भाग 6 में है। ये हम लोगों को पढ़ना है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा, बेसिक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसकी पूरा डिटेल चर्चा करते हैं। देखो आगे पूरा ये चैप्टर आज हम फिनिश कर देंगे जितना टाइम लगे, क्योंकि समय हम लोग के पास बहुत कम है। इसका एमसीक्यू भी कर लेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से। अब आगे चलते हैं। देखो आगे है, देखो आगे इसको पढ़ते हैं। थोड़ा सा तो मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि इतना भी छोटा नहीं करना है, दिखना चाहिए ना। देखो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो इसकी पढ़ते हैं। देखो अब है, देखो हम यहाँ पे देखो ये बात जो लिखा गया है इसको समझना। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य में दोनों संसदीय सरकार की व्यवस्था किया गया है, जहाँ एक तरफ 74 अनुच्छेद और 75 अनुच्छेद के साथ केंद्र में संसदीय स्वरूप की व्यवस्था किया गया है। देखो मैं बताता हूँ, 74 जो अनुच्छेद है, 74 अनुच्छेद है, 74 उसमें कहा गया है कि एक मंत्री परिषद की व्यवस्था किया जाएगा जिसकी सहायता राष्ट्रपति को करेगा, और उसका मुख्य और उसका हेड कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। और 75 में कहा गया है कि मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, लेकिन जो मंत्री परिषद का नियुक्ति होगा वो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री के विचार विमर्श से, ठीक है। इसी तरह का से 163 में यही बोला गया है कि मंत्री परिषद होगा और उसका हेड मुख्यमंत्री होगा। और 64 में बोला गया है, 164 में, कि भारत में जो मंत्री परिषद होगा और मुख्यमंत्री होगा उसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा, लेकिन मंत्री परिषद को जो नियुक्ति राज्यपाल करेगा वो मुख्यमंत्री की सहायता से करेगा या उसकी मदद से करेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है हमारे संविधान में, ठीक है, किया जाएगा। अगला है, संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के प्रति विधायिका के उत्तरदायी होता है। बिल्कुल मैंने बोला ना कि विधायिका तो कानून बना देगा, लेकिन उसको रखभाल करना, देखभाल करना किसका कार्य है, कार्यपालिका का। तो आप इतना समझो ना कि विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे के बीच में रिलेशन है, जैसे पति पत्नी का होता है, समझ रहे हो ना। वाइफ और हस्बैंड का जो रिलेशन होता है वही विधायिका और कार्यपालिका के बीच में। आप सोचोगे ना कि हमारे संविधान में विधायिका के बिना कार्यपालिका काम कर ले तो नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ न्यायपालिका पूरी तरीका से हमारे संविधान में स्वतंत्र है। परंतु सरकार की जो राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में क्या होती है, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था जैसे अमेरिका क्या होती है ना, जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, वहां ऐसा नहीं होता है। वहां संवैधानिक रूप से अपने कार्यकाल के मामले में विधायिका से स्वतंत्र होती है। ये कहाँ होती है, अमेरिका में ऐसा है, इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। देखो संविधान के भाग 5 में
52 से 78 तक संघ मीन्स केंद्र के कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। वही राज्यों के प्रशासन के लिए संविधान के भाग 6 में 153 से 167 तक राज्य के कार्यपालिका का उल्लेख है। तो देखो भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ के केंद्र की कार्यपालिका का वर्णन है। वही राज्यों के प्रशासन की बात करेंगे तो यहाँ पे है। और भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य के कार्यपालिका का उल्लेख किया गया। ठीक है, देखो यहाँ पे ये भी बताया गया है कि भारत की संघ की जो कार्यपालिका होगा उसमें राष्ट्रपति महोदय जी होंगे, उपराष्ट्रपति महोदय जी होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, मंत्री परिषद होगा और महानुवादी मिलकर क्या करेंगे, संघ की कार्यपालिका का निर्माण करेंगे। लेकिन वही जो राज्य की कार्यपालिका होगा उसमें राज्यपाल होंगे, मुख्यमंत्री जी होंगे, मंत्री परिषद होगा और महाधिवक्ता मिलकर क्या करेंगे, कार्य करेंगे। देखो संघ की कार्यपालिका और जो राज्य की कार्यपालिका का निर्माण चूंकि विभिन्न पदाधिकारियों से मिलकर होता है, इसलिए इसको कार्यपालिका स्वतंत्र रूप से केंद्र और राज्य के भी अलग अलग समझते हैं। समझ रहे हो ना। देखो कार्यपालिका दो तरह का होता है, एक तो राजनीतिक कार्यपालिका होती है और एक परमानेंट होता है। जैसे कल के दिन आप दरोगा बन जाते हो तो आप कार्यपालिका के अंदर में ही आओगे लेकिन वो परमानेंट हो जाओगे, क्योंकि आपका जॉब कितना दिन तक रहेगा, 60-62 ईयर तक रहेगा। तो आप संविधान के अनुसार चलोगे, जो रूल रेगुलेशंस दिया गया उसके अनुसार आप फॉलो करोगे, तो आप कार्यपालिका के अनुसार ही रहोगे। जैसे कोई विधायक ने आप बिल बना दिया, दरोगा के प्रति बिल बना दिया, तो उसको आपको फॉलो करना होगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई क्लियर, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो बेसिक हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब चलते हैं आगे, मजा आएगा, पूरा चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ऐसा कभी आपने नहीं पढ़ा होगा जितना मैं देसी भाषा में समझा दूंगा, मजा आ जाएगा। देखो इतना भी मजा नहीं लेना है, समझ समझ के पढ़ते चलना है। पूरा चैप्टर को आज खत्म। देखो भारत का जो राष्ट्रपति है, देखो भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में बोला गया है। सबसे पहले बोला गया है अनुच्छेद 52 में कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का सिर्फ और सिर्फ एक ही राष्ट्रपति होगा, 2-3 नहीं। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। यह राष्ट्राध्यक्ष और राष्ट्र की एकता, अखंडता और शुद्धता का परिचायक होता है। संविधान में संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति से प्राप्त होता है। अनुच्छेद 53 में ये बोला गया है, अनुच्छेद 53 में बोला गया, आगे पढ़ना है। परंतु जो वास्तविक शक्तियां होती है ना, वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद में निहित होती है। देखो हमारे संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति को बहुत पावर नहीं दिया गया है, सिर्फ औपचारिक पावर दिया गया है। लेकिन जो उसका पावर दिया गया है ना, उसका यूज राष्ट्रपति के जो पावर है उसको यूज कौन करता है, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद जी करते हैं। यही बोला गया है। भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 52 के माध्यम से राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि इसके तहत राष्ट्रपति अपने कार्यपालिका के समस्त शक्तियों का जो प्रयोग होगा वो अपने अधीष्ट अधिकारियों का मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे कोई अधिकारी ये नहीं होगा। अधिकारी मतलब प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के माध्यम से करेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या समझा, हम लोगों ने समझा कि अनुच्छेद जो 52 है वहां पे एक राष्ट्रपति होंगे, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 में कहा गया है उसकी कार्यपालिका के जो शक्ति होगा वो राष्ट्रपति में निहित होगा। यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। अब आती है भारत का निर्वाचन। देखो भारत का जब राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, ये अनुच्छेद 54 में बताया गया है। अनुच्छेद 54 में बोला गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, तो समझते हैं। देखो भारत का जो निर्वाचन होगा एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन में भागीदारी नहीं होती। हम लोग इसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जिस तरह से आप देखे हो प्रधानमंत्री का जब चुनाव होता है या मुख्यमंत्री का चुनाव होता है तो आप डायरेक्ट जाके वोट करते हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, हम पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जनता द्वारा जो निर्वाचित संबंधित अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं ना, वो उनके प्रतिनिधि के माध्यम से होता है। कौन कौन भाग लेते हैं आगे हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखो आगे
देखो यहाँ पे राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है वो कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 54 में है। अनुच्छेद 54 में है। इसमें देखो शामिल होने वाले जो सदस्य है वो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य। देखो यहाँ पे वर्ड बोला गया है, निर्वाचित सदन ही भाग ले सकते हैं। और राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जितने सारे राज्य हैं हमारे 28 राज्य हैं, तो 28 जितने राज्य हैं उसके निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे। और साथ ही साथ जो यूटी है, यूटी में एक दिल्ली है, दिल्ली, और एक है पुडुचेरी, वहां का विधानसभा को निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे। समझ में आया? तो क्या समझ में आया कि इसमें भाग लेने वाले संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य होंगे, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य होंगे। इसमें भाग नहीं लेने वाले कौन होंगे? तो देखो संसद के दोनों सदनों को जो मनमोनी सदस्य होते हैं ना वो भाग नहीं लेते हैं। जैसे आपने राज्यसभा में देखा होगा 12 सदस्यों को मनमोनित करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं। और एंग्लो इंडिया के तहत 2 करते थे, लेकिन अनुच्छेद ये संशोधन 104 के तहत उसको हटा दिया गया है। और यहीं पे राज्य विधानसभा में मनमोनित कौन करता है? राज्यपाल करता है, तो वो भी नहीं भाग लेंगे। और राज्य के विधान परिषद जो होती है ना, विधान परिषद जो, जैसे विधान मंडल में 2 सदन होते हैं, एक विधान परिषद और एक विधान सभा। तो विधान परिषद के जो द्विसदनीय होती है जहाँ पे, उसके मामले में निर्वाचित और मनमोनित, देखो विधान परिषद का निर्वाचित भी और मोनित सदस्य भी भाग नहीं लेते। इसी तरीका से दिल्ली और पुडुचेरी के मनमोनी सदस्य भी यहाँ पे भाग नहीं लेते हैं। और किसी सभा का जो विघटित हो चुके हो सभा का सदस्य भी भाग नहीं लेते। जैसे मान लो कि बिहार में भी चुनाव है, चलो चुनाव से 2 महीना पहले ही सभा को विघटित कर दिया जाता, तो जो उसके सदस्य होते हैं ना एमएलए, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। देखो अब आती है कि देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया कि अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 53 में उसकी कार्यपालिका शक्ति होगी, अनुच्छेद 54 में उसकी निर्वाचन पद्धति होगा कि किस तरह से निर्वाचन किया जाएगा और कौन कौन इसमें भाग लेंगे। अब है ना कि राष्ट्रपति का निर्वाचन रीति कैसे होगा, अनुच्छेद 55 में है। ठीक है, अनुच्छेद 55 में इसको पूरा डिटेल दिया गया है। देखो इसका डिटेल हम लोग उतना नहीं भी पढ़ेंगे ना तो चलेगा, क्योंकि इसमें उतना हम लोग को जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसे हम लोग पढ़ रहे हैं तो पढ़ लेते हैं। इसको मैं हटा ही देता हूँ क्योंकि इसका कोई ऐसा जरूरत नहीं है कि 1/3 करते हैं तो ये करते हैं, वो सब छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, वो उतना डीप में नहीं पूछा जाएगा। देखो ये भी तो ध्यान रखना कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। देखो यहाँ पे देखो राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित तथ्य क्या है। मतदान उम्मीदवारों के नाम के आगे अपना वरीयता 1, 2, 3, 4 अंकित करता है। प्रथम चरण में उम्मीदवारों को जो गणना है उसकी प्रथम, ये भी छोड़ दो, इसकी कोई हम लोग को उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। समझ रहे हो ना, इसका कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ तक देखो, यहाँ से हम लोगों को ये जो कुछ कुछ पॉइंट्स है ना इसको पढ़ लेते हैं। देखो मैं वो चीज नहीं छोड़ूंगा जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि समय कम है ना और ये पूछेगा ही नहीं, पूछेगा तो बना ही दोगे। देखो इसमें क्या बोला गया, कह रहा है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा ना वो अनुपातिक प्रतिनिधि के माध्यम से, अनुपातिक प्रतिनिधि के माध्यम से एकल संक्रमणी मत या गुप्त मतदान के द्वारा होता है। इसलिए इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्वाचित होने वाले मतों की संख्या होती है वो भाग से प्राप्त होता है। जो कोटा होता है ना वो इस तरह से होता है। तो यहाँ पे सबसे अच्छी पॉइंट बोला गया है कि राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवाद उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटाया जाता है और इसका ये निर्णय अंतिम होता है, क्योंकि आप जानते हो कि हमारे संविधान में उच्चतम न्यायालय ही तो आखिरी न्यायालय है। तो इसके बाद आप जाओगे कहाँ, तो जो भी निर्णय देगा उसको मानना पड़ेगा। अगर कोई विवाद डिस्प्यूट होती है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, न्यायालय जाएंगे। कहाँ, हाई कोर्ट नहीं जाना होगा, जिला कोर्ट नहीं, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाना होगा और सुप्रीम कोर्ट में ही ये मामला को सुना जाएगा और वहीं पे इसका आखिरी फैसला सुना दिया जाएगा। और वो सुनाया जाएगा वो आखिरी होगा, जो सुनाया जाएगा उसको मानना होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए।
देखो आगे, देखो आगे को क्वेश्चन है कि निर्वाचक मंडल के किसी भी सदस्य का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति चुनाव चुनाव को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। जैसे मान लो कि आपने आवेदन किया और किसी तरीका से रद्द हो गया, तो ऐसा नहीं कि क्यों रद्द हुआ, ये मामला किसका है, ये मामला किसका है, ये मामला है इलेक्शन कमीशन का, तो वो चुनेगा। ये ऐसा नहीं कि आप चले जाओ वहां पे सुप्रीम कोर्ट, ऐसा नहीं होगा। यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त को अवैध घोषित करता है, तो उच्चतम न्यायालय के घोषणा पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे या प्रभावी बने रहेंगे। जैसे मान लो ये बोल रहा है कि मान लो राष्ट्रपति का चुनाव हो गया और 6 महीना उन्होंने चुनाव होते हुए बहुत सारे डिसीजन उन्होंने ले लिया, और बाद में चला कि उसका जो राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ था वो अवैध तरीका से हुआ था, सही तरीका से नहीं हुआ था, तो राष्ट्रपति का जो योग्यता है वो तो खत्म हो जाएगा, मतलब उसका उस वहां से रद्द हो जाएगा। तो इधर का जितने सारे डिसीजन उन्होंने जो लिया है ना वो वैध माने जाएंगे, वो रद्द नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति का एक गरिमा होता है ना, ऐसा तो है ना कोई आम पब्लिक का डिसीजन ले लिया, अरे भाई डिसीजन हम वो आप ले लोगे तो उसका रद्द हो जाएगा। राष्ट्रपति का डिसीजन बहुत अहमियत रखा जाता है, समझ रहे हो ना। तो यही बात बोला गया है इसमें, यही बोला गया है कि कोई भी उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के नियुक्त को अवैध घोषित किया जाता है, तो उच्चतम न्यायालय की जो घोषणा से पूर्व उसके द्वारा जो कार्य मतलब जो डिसीजन वगैरह लिया गया है वो अवैध नहीं माने जाएंगे, प्रभावी बने रहेंगे, ये बोला गया। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब है कि राष्ट्रपति का पदावधि अनुच्छेद 56 में बताया गया है कि वो कितने समय तक राष्ट्रपति बने रहेंगे चुनाव के बाद। तो ये पद धारण करने के तिथि से 5 वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति अपनी पदावधि के किसी भी समय अपना त्याग पद किसको दे सकता है? उपराष्ट्रपति को दे सकता है। राष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व महाभियोग हटाया जा सकता है, अनुच्छेद 61 के तहत हटाया जा सकता है। आगे पढ़ेंगे, प्रक्रिया के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति की पद रिक्त होने की स्थिति में वह तब तक वह अपना उत्तरदायित्व निभाएगा कि जब तक का कोई उसका उत्तराधिकारी राष्ट्रपति का पद ग्रहण न कर ले, 5 वर्ष के उपरांत भी। जैसे मान लो कि राष्ट्रपति का कार्यकाल मान लो आज खत्म हो गया, आज खत्म हो गया, मान लो 10 तारीख को खत्म हो गया, सपोज दैट, और 10 तारीख को खत्म हो गया और चुनाव होने में उसको लग गया है 2 से 3 महीना लगेगा, तब मान लो 15 तारीख तक कोई राष्ट्रपति महोदय जी एक नया राष्ट्रपति महोदय जी बनेंगे, तो इस अंतराल तक भी वो अपने पद पे बना रहेगा। बस यही बोला गया और कुछ ऐसा बात नहीं बोला गया। देखो अब है अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि भारत का जो भी राष्ट्रपति होगा वो कितनी बार भी निर्वाचित हो सकता है। मान लो कि कोई राष्ट्रपति एक बार चुनाव जीता, फिर से उसकी 5 साल के लिए पूरी कंप्लीट हो गया, वो चाह रही है कि फिर से मैं चुनाव लड़ूं, कर सकती हो, मतलब चुनाव लड़ सकती हो। तो संविधान में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जो राष्ट्रपति का निर्वाचन को प्रश्न ही लगाए। ऐसा इसलिए ना क्योंकि राष्ट्रपति का जो चुनाव होती है वो कितने बार लड़ सकते हो। अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में आप देखोगे तो कोई भी 2 बार से ज्यादा वहां चुनाव नहीं लड़ सकता है। जैसे ट्रम्प है, तो ट्रम्प में आप देखोगे ना तो ट्रम्प की 2 ही बार है, ये लास्ट है, लास्ट के बाद तो ट्रम्प जी संन्यास ले लेंगे राजनीति से या कोई और काम करेंगे। समझ में आ गया। अब आती है ना कि उसकी योग्यता तो हो गया, अब है आर्द्रता, मतलब ना उसकी शर्तें क्या होना चाहिए, मतलब आर्द्रता क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित तब होगा जब वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य का निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, या संघ या राज्य सरकार के स्थानीय परिवर्तन के किसी भी सार्वजनिक लाभ के पद पर न हो। देखो लाभ के पद जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की बात किया जाता है यहाँ पर, सिंपल समझो, गवर्नमेंट जॉब। कोई एमपी एमएलए प्राइम मिनिस्टर या मंत्री या राज्यपाल वो लाभ के पद पे नहीं आते, बस इतना जान लो। यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से। आगे चलते हैं। देखो अब है, देखो यहाँ पे ये बोला भी गया है जो हमने बताया ना, ये बात बोलने वाले थे, तो यहाँ पे लिख भी दिया गया है
कि भारत का जो वर्तमान राष्ट्रपति है या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल या संघ या राज्य का जो मंत्री होंगे वो लाभ के पद पे नहीं माना जाएगा। समझ रहे हो ना, लाभ के पद इसको नहीं माना जाता है। संसद का ये निर्वन अधिनियम 1959 में ये कई पदों का लाभ का आधार का छूट दिया गया था, जिसमें राष्ट्रपति पद नहीं होगा, उपराष्ट्रपति नहीं होंगे, किसी राज्य का राज्यपाल नहीं होगा, संघ या राज्य के मंत्री नहीं होंगे। अब देखो प्रश्न आती है ना कि राष्ट्रपति के चुनाव की नामांकन के लिए उम्मीदवारों के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए, अन्यथा आपकी उम्मीदवारी खो देगी। जैसे मान लो आप चाहते हो कि मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूं, तो आपको 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक आपको खोजना पड़ेगा। साथ ही साथ प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पास या सरकारी खजानों में 15,000 की जमानत राशि के रूप में जमा करेगा। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग मत प्राप्त नहीं करता है तो उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। मतलब ये कह रहा है कि कोई भी अगर राष्ट्रपति का आप खड़ा होना चाहते हो तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना बहुत जरूरी है, तभी आप उम्मीदवारी कर सकते हो, खड़ा हो सकते हो। दूसरी बात कि जब आप उम्मीदवारी के लिए नॉमिनेशन कर दिया तो आपको 15,000 रुपया जमा करना पड़ेगा, या तो सरकारी खजाना में करो या आरबीआई के पास करो, और कंडीशन है कि 15,000 जमानत जब जब्त होगी जब कुल मत वोटों का 1/6 भाग अगर आप प्राप्त नहीं करते हो तो जमानत जब्त हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा गया था, शायद मेंस में पूछा था। समझ रहे हो ना? इतना पढ़ लोगे तो बहुत है, इससे एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं पूछेगा और कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है, बस इतना 1 2 3 बार पढ़ लेना है बस। अब है अनुच्छेद 59 शर्तें क्या होना चाहिए, मतलब कंडीशन क्या होना चाहिए किसी भी राष्ट्रपति को बनने के लिए। तो वह संसद के किसी भी सदस्य का सदस्य अथवा विधानसभा का सदस्य है तो राष्ट्रपति के निर्वाचन होने पे संसद सदस्यता छोड़नी पड़ती है। मान लो कि आप राज्यपाल थे और राष्ट्रपति बन गए तो राज्यपाल का पद खाली, कल के दिन आप एमएलए थे और राष्ट्रपति बन गए तो एमएलए का पद खाली, डबल आप पोस्ट नहीं रख सकते। यह कोई अन्य लाभ पद पे धारण नहीं करेगा। जैसे कल के दिन आप इनकम टैक्स ऑफिसर थे या दरोगा थे और राष्ट्रपति बन गए तो दरोगा का पद खाली माना जाएगा। राष्ट्रपति को आधिकारिक आवास राष्ट्रपति भवन आवंटित होगा बिना किसी किराया के। राष्ट्रपति को संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियां भत्ते विशेष अधिकार प्राप्त होंगे। उनकी उपलब्धियां और भत्ते उनकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। जो भी जितने समय तक वो राष्ट्रपति बने रहेंगे उस समय तक आप क्या कर सकते हो, कोई भी सैलरी से कंसेशन नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो आप? हाँ, यही बोला गया है। तो ये था अनुच्छेद 59 में। देखो इतना डिटेल हम लोग पढ़ रहे हैं, एक एक क्वेश्चन वहां टपकेगा, क्लिक करके आ जाओगे, धुआं धुआं कर दो सब चीज। देखो अब है देखो आगे है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाई जाती है। जब अगर राष्ट्रपति को अगर शपथ दिलाना है तो कहाँ दिलाया जाता है? अनुच्छेद 60 के तहत। यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा संपन्न किया जाता है। यदि राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन में कोई व्यक्ति उसे इस प्रक्रिया द्वारा शपथ लेनी होती है। पहला लेनी होती है, देखो राष्ट्रपति क्या शपथ लेता है? यही लेता है कि श्रद्धा पूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्य पालन करूंगा, संविधान के और विधि के संरक्षण प्रतिरक्षण और परिरक्षण करूंगा और भारतीय जनता की सेवा और कल्याण में नियंत्रण रहूंगा। ये शपथ के में लिया जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे। देखो आगे है, देखो अब है हमारा, देखो हमने राष्ट्रपति के बारे में पूरा पढ़ लिया। अब बाई चांस राष्ट्रपति महोदय जी कोई संविधान के अनुरूप नहीं काम कर रहा है तो उनको हटाना भी तो जरूरी है। तो देखो हटाने का प्रक्रिया क्या है। देखो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि भारत का संविधान का अतिक्रमण करने पर,
इन वायलेशंस करने पर संसद को यह शक्ति है कि महाभियोग इम्पीचमेंट की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को हटा सकता है। महाभियोग संबंधित आरोप संसद के किसी भी सदन से लगाया जा सकता है, लेकिन ये शर्त इतनी होगी कि ऐसा करने के लिए 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस देना होता है, और यह नोटिस संसद के कुल सदस्य का लगभग 1/4 सदस्यों का उसमें सिग्नेचर होना जरूरी है। अगर राष्ट्रपति को आप हटाना चाहते हो तो 14 दिन पूर्व उनको इंफॉर्मेशन देना होगा और लगभग 1/4 सदस्यों का उसमें सिग्नेचर होगा। ऐसी स्थिति में जिस सदन में आरोप लगाया जाता है उस सदन का सदस्यों का कुल 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करके उसको अगले सदन में भेज दिया जाता है, जिस पे आरोप जांच हो सके। दूसरे सदन में राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकता है या किसी से रखवाया जा सकता है। यदि दूसरे सदन में उस आरोप को भी सही पाया जाता है तो सदन के कुल सदस्य का 2/3 बहुमत को प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है, और इस प्रकार महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने से पद से हट जाना पड़ता है। समझ में आया? मतलब कह सकते हो ना कि महाभियोग हटाने के लिए सबसे पहले तो अनुच्छेद क्या चाहिए? अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में बोला गया है कि हम महाभियोग से इसको हटा सकते हैं। पहला ये बोला गया है। दूसरा बोला गया है कि अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति महोदय जी को इन्फॉर्म करना होगा। तीसरा बोला गया है कि जो भी आप इन्फॉर्म करने जाओगे तो एक लेटर ले जाओगे, तो लेटर में 1/4 सदस्यों का सिग्नेचर होना बहुत जरूरी है। तीसरा है कि राष्ट्रपति महोदय को हटाने के लिए संसद के किसी भी सदन में आप ला सकते हो, क्या ला सकते हो? इम्पीचमेंट ला सकते हो। और जैसे ही आप मान लो लोकसभा में लाए तो लोकसभा में 2/3 बहुमत से पारित होगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत पारित होगा, तब उसको फाइनल डिसीजन लेने के बाद हम राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं। तो काफी देख रहे हो ना, जटिल प्रक्रिया, इतना आसानी से आप राष्ट्रपति जी को हटा नहीं सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखो आगे चलते हैं। देखो आगे है कि महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति को उसमें उपस्थित होने वाले अपनी प्रतिनिधियों को भेजने का अधिकार होता है। देखो जब महाभियोग होती है ना तो राष्ट्रपति या तो खुद जाके अपना पक्ष रख सकती है या तो किसी को भेज सकती है। देखो यहाँ पे महाभियोग जो है ना एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है।